अनिश्चितता इस पूरी दुनिया पर इस वक्त छाई हुई है। अनसर्टेनिटी, एक ऐसा माहौल जहां कुछ भी तय नहीं है। युद्ध इजरायल और ईरान के बीच में हो रहा है, लेकिन अमेरिका यहां कह रहा है कि अपने हथियार फेंक दो। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। अरब के मुल्कों पर यह असर शुरू हो चुका है। ईरान से सटे 12 देश इस युद्ध की चपेट में आ चुके हैं, चाहे वो अनचाहे युद्ध का हिस्सा बने, चाहकर कि ना चाहकर। लेकिन अभी हालात यह है कि हिंदुस्तान के पश्चिम के तमाम मुल्क इस वक्त एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं, और इसीलिए आज न्यूज 18 इंडिया पर इस बात की चर्चा करना जरूरी है कि भारत का क्या रुख रहेगा और यह युद्ध हमें कहां पहुंचा रहा है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट जंग जैसे हालात में तब्दील हो चुका है, और जैसे हालात क्या होते हैं, जंग दिख ही रही है। रॉबिन सचदेवा हमारे साथ और कर्नल दानवीर, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग इस वक्त आपको इस जंग के माने समझाएंगे। अभी रॉबिन जी को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि समझ नहीं आ रहा। ये देखिए, ये बिल्कुल वेनेजुएला का मॉडल अमेरिका अपना रहा है। जो उसने वेनेजुएला में किया वो अब यहां पर करने की कोशिश कर रहा है ईरान में। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? घर का भेदी लंका ढाए। जरूर ऐसा कुछ घर में हुआ जिसकी वजह से चाहे वो इजराइल हो चाहे वो अमेरिका हो, उसे मौका मिला और ईरान में उसने ये प्रचंड प्रहार किया। B-2 बॉम्बर्स से, उधर ईरान अपने ड्रोन से लगातार तबाही मचाए हुए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब तो आपको ये बता दें कि लेबनान जो है वो भी उतर आया है। गाजा ने और सपोर्ट कर दिया है। ये लगातार दोनों तरफ से बाकायदा इजराइल पर हमले कर रहे हैं, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो तेहरान हो, चाहे वो अबू धाबी हो, चाहे वो यूएई हो, दुबई हो, सऊदी अरब हो। ये सारे इलाके अभी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। दो तरह के विजुअल आपको अपने मोबाइल फोन्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिख जाएंगे। एक शख्स दुबई में कह रहा है सब कुछ ठीक है, देखिए यहाँ पर चिड़िया चहचहा रही है, रास्तों पर गाड़ियां चल रही है, सब ठीक है। और एक शख्स आपको कहेगा मेरे सामने वाली बिल्डिंग पर देखिए एक मिसाइल से हमला किया गया है। और ऐसी ही तस्वीरें आपको इन अगल बगल के मुल्कों से बार बार देखने को मिल रही होगी। लेकिन हिंदुस्तान तैयार है। अब आप कहेंगे हिंदुस्तान किस चीज के लिए तैयार? अभी सीसीएस की बैठक हुई। महायुद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। इजराइल में नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा की है, और एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने बताया कि ये जो रीजनल सिचुएशंस बनी हुई है, इसी को लेकर नेतन्याहू से लगातार चर्चा हो रही है और अभी हुई भी है। नेतन्याहू को हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से अवगत करवाया गया और साफ किया गया कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत ने दोहराया कि मौजूदा दुश्मनी को जल्द खत्म करके कूटनीतिक और शांतिपूर्ण रास्ता अपनाना जरूरी है, क्योंकि युद्ध कब तक चलेगा? जब तक एक एक इंसान का खात्मा ना हो जाए, या फिर बीच का कोई रास्ता निकालना होगा। और यही वजह है कि ट्रंप आते हैं और ये कहते हैं कि मैं भी तैयार हूं बातचीत के लिए, लेकिन बातचीत तब होगी जब ईरान घुटने टेकेगा। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है। तेहरान के बाद इजराइल का इस्फहान, जहदान, यहां पर लगातार मिसाइल से हमला किया जा रहा है ईरान की तरफ से। तेहरान के बाद इजराइल के इस्फहान पर यह बड़े हमले की खबर आ रही है, और ये दो इलाके हैं जो मैं अभी आपको बता रही थी, जहदान और इस्फहान। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक जोरदार धमाका होता है। इजराइल पर डबल अटैक,
माफ कीजिएगा, इजराइल का डबल अटैक है इस्फहान और जायदान पर तेहरान के बाद। तो दो शहर है इजराइल ने जहां पर अटैक किया है, एक तो तेहरान पर तो लगातार अटैक कर ही रहा है, एक इस्फहान बताया जा रहा है और जाहिदान बताया जा रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर, सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है कि ईरान घुटने टेक दे, वी आर रेडी टू टॉक, हम अभी इस युद्ध को रोक देंगे। लेकिन उनका मुअज्जन रहबर जो है उसको मारा है, खत्म कर दिया है। आपको लगता है ईरान अभी घुटने टेकने के या जंग से पीछे हटने के किसी भी पॉइंट पर खड़ा हुआ दिख रहा है आपको? ईरान बिल्कुल भी घुटने नहीं टेकेगा। ईरान की अगर जब हम बात करते हैं ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी आपको हिस्ट्री को समझना चाहिए और जिस तरीके की ये रजीम है उनके जज्बे को समझना चाहिए। वो शिया रजीम है, शियाई फ्लैग लेके वो मैदान में उतरे हुए हैं। उनका पूरा मोटिवेशन शिया माइथोलॉजी और हिस्ट्री से आता है और ऐसे में वो किसी भी हालत में घुटने नहीं टेकेंगे। वो अपने आप को शहादत के रास्ते पर जाना पसंद करेंगे, जो हमने खमेनाई के तौर पर देखा। खमेनाई के पास ऑप्शन था कि वो देश छोड़ जाते, खमेनाई के पास ऑप्शन था कि वो कहीं उत्तर में पहाड़ों की सुरंगों में जाके छुप जाते, लेकिन वो अपने इलाके में रहे, अपने महल में रहे। उन्होंने अपनी मीटिंग्स जारी रखी और अपना नजरिया और अपने तरीके से उन्होंने अपने क्या बोलते हैं उसको, अकीदे के हिसाब से उन्होंने अपना पूरा काम सरंजाम दिया। तो ये किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेंगे, ये किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कर्नल, हम पॉइंट ए पर रुकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो ज्योग्राफिकल वॉर शुरू हुआ था, अब ये तब्दील हो गया रिलीजियस वॉर में, क्योंकि जो बेस आप बता रहे हैं कि इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है, तो इंस्पिरेशन आ रहा है मजहबी अकीदे से। जी हाँ, तो ये इंस्पिरेशन उस रजीम के लोगों में आ रहा है, वो अकीदे से आ रहा है, वो वहां पे आ रहा है। रिलीजियस वॉर नहीं है ये। दिस इज नॉट बिटवीन इस्लाम वर्सेस जायनिज्म और क्रिश्चियनिटी, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका मोटिवेशन, हर एक बॉक्सर का मोटिवेशन होता है और इस बॉक्सिंग में मोटिवेशन अलग है, उसका जज्बा अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग है। कर्नल दानवीर, हमने तो इसी ईरान में तादाद में, लाखों की तादाद में प्रोटेस्टर्स को बाहर आकर ये कहा है कि हमें रजीम को बदलना है, हमें ईरान में अब इस तरीके की रजीम नहीं चाहिए। तो ईरान, दो ईरान है। एक ईरान रजीम का ईरान है जो इस समय लड़ रहा है, और एक ईरान स्ट्रीट्स पर था जो प्रोटेस्ट कर रहा था। तो ये दो ईरान है और इस युद्ध में लड़ाई कहां पे हो रही है, किसके साथ हो रही है, ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ये क्लैरिटी ये है कि ये उस रजीम के साथ ये युद्ध हो रहा है जो रिलीजियस मोटिवेशन के साथ कुछ भी करने को तैयार है, यहां तक कि वो अपने ही लोगों को मारने में भी संकोच नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि जिस रिलीजियस लाइन को वो टो करते हैं उसके खिलाफ वो हैं। तो उनका मोटिवेशन बिल्कुल अलग है। आपने सवाल पूछा था कि क्या वो घुटने टेक देगा, तो वो ये वाला जो ईरान है, जो ईरान रिलीजियस झंडा लेके खड़ा हुआ है, यानी कि आयतुल्लाह रजीम का जो ईरान है, वो घुटने नहीं टेकेगा। अगर दो सवाल बनते हैं इसमें, मतलब दो सवाल से मतलब ये है कि दो ऑप्शन बनते हैं। घुटने नहीं टेक रहा है, अंडरस्टैंडेबल, कोई भी आदमी अपनी ज़मीन के लिए शहादत पसंद करेगा, लेकिन घुटने टेकना पसंद नहीं करेगा। और अगर हम इसको प्योरली युद्ध के तौर पर देखें, जैसा हिंदुस्तान हमेशा देखता है कि हम किसी के पक्ष में खड़े नहीं रहते हैं,
हम इंसानियत के पक्ष में रहते हैं, हम युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहे। लेकिन अगर कोई आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, हमला करेगा, तो आपको फिर राइट टू रिस्पॉन्ड है, जो कि वो अरबी देशों ने भी कहा था जब ईरान ने उनके ऊपर हमला किया था। अब आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन, एक तो आप झुकना नहीं चाहते हैं, और दूसरा, और वो आप मनोबल है आपका, और दूसरा आपको कितना सपोर्ट कर रहा है आपका लॉजिस्टिक्स, यानी आपके पास कितना असला, कितना बारूद, कितने मिसाइल्स, कितनी टेक्नोलॉजी अब बाकी रहती है। मैं उस लिहाज से अगर आपसे पूछूं तो कहां स्टैंड करता है ईरान, और फिर मैं आगे बढ़ती हूं। अगर इस लिहाज से बात करा जाए तो ईरान अगले 4-5 दिन के अंदर जो इसकी जो ताकत है रिजीम की टेक्नोलॉजी के लिहाज से, वो खत्म होती दिखती है। और इसमें रूबी का एक पॉइंट मैं और अंडरलाइन करूंगा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, और कुछ लोग ईरान से भी बात करने के लिए तैयार हैं, कुछ इस तरीके का बयान दिया। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि बैक चैनल से कि कुछ लोगों से बात हो रही है, यानी कि ये कुछ लोग वो हैं जो रिजीम का नया चेहरा बन सकते हैं। बातचीत किसके लिए हो रही है, किस बातचीत के लिए तैयार है? क्या अब ये न्यूक्लियर डील की बात हो रही है, या रिजीम चेंज में नई रिजीम की बात हो रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल दानवीर, ये नया रिजीम जो है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पसुपेश में पड़ जाती हूँ कि देखिए अभी सेंटिमेंट्स वहां पर हाई है। वो तमाम लोग जो चाह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, खामेनेई के मौत के बाद अब हो सकता है कि वो थोड़ा सा वो सेंटिमेंट जो है वो कहीं आकर रुका हो कि ये फैसला तो हमें लेना था ना, कोई और थोड़ी आकर ले लेगा फैसला। हमारे साथ दो और ख़ास मेहमान हैं, रविंदर सचदेवा भी हैं और शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपके पास लगातार खबरें आ रही हैं, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, शैलेंद्र आप तो जब से ये खबर आई है तब से ट्रैक कर रहे हैं, अभी जिस मोड़ पर हम लोग खड़े हुए हैं और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की एक अहम बैठक रात को करते हैं और नेतन्याहू से बात करते हैं, यूएई के साथ खड़े रहने की बात करते हैं, और फिर ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री नेतन्याहू से ये कह सकते हैं या फिर ये दलील हो सकती है कि किसी भी कीमत पर युद्ध को रोका जाए? मित्र, बिल्कुल आपने रूबिका सही कहा कि अब से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी इजरायल में ही थे, जहां उनकी मुलाकात पीएम नेतन्याहू से हुई थी। तमाम मुद्दों पर बात हुई थी भारत और इजरायल के संबंधों को लेकर, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री लौटे उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन कल शाम देर शाम जब प्रधानमंत्री एक लंबे टूर से लौटे, उसके बाद उन्होंने सीसीएस बैठक जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक को उन्होंने चेयर किया और उस पूरे रीजन में जो कुछ भी चल रहा है उस पर बातचीत हुई। इसमें सबसे बड़ी बात ये, सबसे अहम बात ये कि जो भारतीय उस रीजन में रहते हैं उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, इस पर बातचीत हुई है और निर्देश दिए गए हैं तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम विभागों को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनकी सुरक्षित वापसी के लिए उनको सभी तरह की सहायता मुहैया कराने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ सीसीएस की बैठक में ये भी कहा गया कि जो बातचीत है, हॉस्टिलिटीज यानी कि दुश्मनी पर को कमी लाके जो बातचीत है उसके जरिए मसलों का हल किया जाना चाहिए, और जो भी अटैक्स हुए हैं जो बाकी गल्फ रीजन तक भी फैल चुका है उस पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। वहीं इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ भी उन्होंने बातचीत की है, उसमें भी उन्होंने भारतीयों की सुरक्षा का जिक्र किया और यह भी कहा है कि बातचीत से मसला हल होना चाहिए, चाहे यूक्रेन रूस का वॉर हो, चाहे इजरायल हमास गाजा का वॉर हो। भारत ने हमेशा शांति और बातचीत, डायलॉग और डिप्लोमेसी का साथ दिया है। तो यहां पर एक बार फिर भारतीय कह रहा है कि डिप्लोमेसी के जरिए मसलों का हल किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे में देखिए रूबिका, जो भारतीय इस वक्त ईरान में है, जो लगातार वहां से वीडियोस भेज रहे हैं, जो छात्र वहां से वीडियोस भेज रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बमबारी हो रही है, हमें यहां से सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि फिलहाल वहां से ट्रेवल कर पाना, क्योंकि एयर स्पेस बंद है, और रोड के जरिए भी इजरायल से निकल पाना या ईरान से निकल पाना बहुत ही जोखिम भरा है। इसलिए फिलहाल सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन भारतीयों की सुरक्षा इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। और भारतीयों की सुरक्षा केवल ईरान और इजराइल की अब नहीं रह गई है ना। भारतीय तो आप देखिए, ईरान जिन जिन मुल्कों पर हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है, जहां पर यूएस मिलिट्री बेस है, वहां पर भी लोगों को चिंता हो रही है। आप दुबई में देखिए ना, तादाद में भारतीय रहते हैं
और अगर आप अपना सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दनादन रिक्वेस्ट आ रही है, कोई तस्वीर भेज रहा है, कोई वीडियो भेज रहा है। रॉबिन, आपसे एक सवाल इसलिए, और ख़ासकर ये वाला सवाल, कि अमेरिका ने अपने अलग अलग यूएस मिलिट्री बेसिस इन तमाम कंट्रीज़ में बना रखे हैं। मतलब अगर गिनती की जाए तो 900 से ज़्यादा है। सिर्फ मैं अरब कंट्रीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, दुनिया भर की कंट्रीज़ की। और क्या कहकर वो अपने बेस बनाता है कि भैया खुदा ना खास्ता तुम्हारे ऊपर कभी कोई ख़तरा मंडराएगा तो हम यहाँ पर हैं, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमसे मदद देना, हम तुमसे मदद लेंगे। और जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है सबसे पहले उसी जगह को इवैक्यूएट करवाया जाता है ना, और वहीं पर सबसे पहले अटैक भी होता है। तो फिर ये काहे का बेस? अब सोचिए, वो सारी अरब कंट्रीज, कोई वास्ता नहीं, सब अपने रमज़ान के तैयारियों में, ईद की तैयारियों में डूबे हुए थे। आपको भी पता है कि एक अलग सेलिब्रेशन उस वक्त हो रहा होता है, और बैठे बैठे, क्योंकि वहां पर यूएस बेस है, आप देखिए उन पर अटैक हो गया बैठे बैठे। नहीं तो देखिए, वॉर में ऑल इज फेयर। अमेरिकन बेस है तो अमेरिकन प्रॉपर्टी, आप मेरे पे अटैक करेंगे तो मेरे को जहां मौका मिलेगा मैं आपके एसेट को अटैक करूंगा, क्यों नहीं करूंगा मैं? ठीक है ना। अमेरिकन बेस्ड है, जिस भी कारण है, सऊदी में है, कतर में है, बहरीन में है, जिस भी कारण उन्होंने बनवाए, ओके। बट अगर आप मेरे पे अटैक कर रहे हैं, ये जो बेसिस है अमेरिकन प्रॉपर्टी, अमेरिकन लैंड है कहने को, जैसे अमेरिकन एम्बेसी कहलाती है कि अमेरिका है, राइट, अमेरिका कानून इन बेसिस में अमेरिका है। तो अगर आप मेरे पे अटैक करेंगे तो मेरे को तो जहां भी दिखेगा आपका प्रेजेंस में अटैक करूंगा। अब वो दुबई में है, मेरी रेंज में है या नहीं है, जितना मेरी रेंज में क्षमता है मैं करूंगा। बट कमिंग बैक, आई वेरी मच एग्री विद कर्नल दानवीर। पहले जो आपको क्वेश्चन था कि ईरान क्या घुटने टेकेगा नहीं टेकेगा, बट मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज। मैं केवल ये कह रहा हूं एक दूसरा सिनेरियो फोल्ड हो सकता है। अगेन मैं कह रहा हूं वेनेजुला मॉडल। वेनेजुला में क्या हुआ, आपके दर्शक जानते होंगे, आप तो ऑफ कोर्स। मदुरो को किडनैप करने के बाद एक आध घंटे बाद इन्होंने फोन किया, अमेरिकन ने। फोन स्पीकर फोन पे था डेल्सी रॉड्रिगेज जो वाइस प्रेसिडेंट थी, उसका भाई जो स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट था, और उनका डिफेंस मिनिस्टर। स्पीकर फोन पे उन तीनों आए, उनको बोला तुम्हारे पास 15 मिनट है, डिसाइड करो, जो हम कहेंगे वो करो, नहीं तो अगली लेयर आ रही है तुम्हारे पास, 15 मिनट है, डिसाइड करो यस और नो। तो आई एम सेइंग सिमिलर प्ले बुक भी चल सकती है यहां पर एक एलिमेंट से कि भैया अब तो ये जो वेनेजुएला मॉडल जिसकी आप बात कर रहे हैं रविंदर, मुझे ये बताइए कि वहाँ तो मदुरै को ये लोग किडनैप कर लेते हैं। अगर ये चाहते तो खमनेई को किडनैप कर लेते ना। नहीं, बात तो एक ही है, किडनैप करा है हमारा। आई एम सेइंग ऊपर का बंदा नहीं, बात कैसे एक है, मैं नहीं मान रही हूँ ये बात कैसे एक है भाई। यहाँ तो पूरा आप देखिए सेंटिमेंट्स कैसे हो गए हैं। एंड देन मदुरै इज एब्सोल्युटली ऑन अ डिफरेंट टर्फ देन द मुअज्जिन रहबर। आई एग्री, वो किडनैप है, इसकी किलिंग हुई, पर जो भी हुआ टॉप बंदा सीन से बाहर हो गया, ठीक है ना। अब बची सेकंड लेयर। अब सेकंड लेयर जब ऑफिस संभालने जा रही है, वो सेकंड लेयर को थ्रेटन कर रहे हैं खुलेआम। 15 मिनट है तुम्हारे पास, तुम एग्री करो हमारे से जो हम कह रहे हैं, नहीं तो जो तुम्हारे नंबर 1 का हाल हुआ तुम्हारा होगा। ये उस तरह की प्ले बुक पे चलेंगे, दैट्स वन। सेकेंडली देखिए, हम लोग इतनी ज्यादा फास्ट पेस दुनिया में रहते हैं। ईरान आतंकी है, श्योर करता था, डेथ टू अमेरिका कहता है, ट्रंप की आज स्पीच जो चला रही थी कि डेथ टू अमेरिका कहता है, पर किसी ने केवल कभी ये सोचा है कि डेथ टू अमेरिका ईरान क्यों कहता था? 1953 में जो ईरान का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था मोसदेक, उसे हटा करके, मरवा करके शाह ऑफ ईरान को बिठाया, ऑयल कंपनीज अपने फेवर में करी। तो 79 में जो रेवोल्यूशन आया, और शाह ऑफ ईरान बाय द वे कोई दूध का धुला नहीं था, उसकी सीक्रेट एजेंसी थी सवाक, और वो बहुत क्रूअल थी, इस जैसी ही क्रूअल थी, मानिए लोगों को पकड़ के जेल में डालना, ये वो ठीक है। अदरवाइज ओपन था, फैशन एंड लिबरल लाइफस्टाइल, बट कंप्लीट डोमिनेंस थी शाह की। तो जब अंदर की अवाम को लगा कि हमें ये नहीं चाहिए, तो रेवोल्यूशन तभी हुआ ना। और उन्होंने तभी इसलिए कहा डेथ टू अमेरिका, क्योंकि शाह वाज टोटली सपोर्टेड बाय अमेरिका, और शाह आए ही अमेरिका की सपोर्ट से। तो ये कहना कि ईरान मतलब बड़ा इलॉजिकल है, क्यों कहता है डेथ टू अमेरिका, हमने तो कुछ करा ही नहीं, ठीक है ना। अमेरिका तो ये कह रहा है हमने तो क्या करा है जो ये हमें डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल कह रहा है। इजराइल भी ये कहता है हमने क्या करा, ये तो मतलब जबरदस्ती हमें मारने पे तुले, हमने करा कि हम तो इनोसेंट है। कहां के इनोसेंट है,
रियलिटी है ये, राइट।